जो प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस है तारिक डैडी का, उसमें भी हिस्सा दिलवाया जाए क्योंकि ये बच्चे हकदार हैं। इसी जगह पे सोनू को हिस्सा मिला है 50 लाख का। उस दिन से हम ऐसे रोडों पे हैं, धक्के खा रहे हैं। आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि सोनू जब आपके पास था बचपन में तो आप उसका गला दबाया करती थी, उसे मारने की कोशिश किया करती थी। वो झूठ बोल रहा है, उसको झूठ बोलने की आदत है। एक इल्ज़ाम ये भी है कि तारिक डैडी साहब जो हैं वो आपकी टेंशन की वजह से डेथ हुई है उनकी। मेरा करैक्टर पे उंगली उठाता है, पहले अपना गिरेबान जरूर देखे वो। शहबाज ने एक इल्ज़ाम लगाया कि आप डाइवोर्स के काफ़ी अरसा बाद भी उनके घर में जाके रहा करती थी जब तारिक साहब घर में मौजूद नहीं होते थे, तो ये क्या माजरा है? अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मरहूम तारिक डैडी साहब की मुतल्लिका जो बीवी हैं उनके साथ मौजूद हूँ, मिस अस्मा और उनकी दो बेटियाँ सफ़ा और मरवा कुछ इंसाफ की अपील लेके और कुछ मुतालबात लेके आज वज़ीर आला हाउस के बाहर आई थी और इनकी कुछ सुनाई नहीं हुई। कुछ क्या मामला है ये बहरहाल इनसे जानते हैं, क्या मुतालबात हैं ये भी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आप तारिक डैडी साहब की जो जब डेथ हो गई तब से लेके अब तक की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? बहुत मुश्किल हो रही है। मैं तारिक डैडी साहब जो खर्चा देते थे ना अदालत में 21,500, उसमें बच्चों की कुछ स्टडी वगैरह का खर्चा होता था। अब हमें उनके इंतकाल पे जब आए हैं ना, हमें तब भी नहीं पता था उनका इंतकाल हो जाएगा, तब हम देखने ही आए हैं उनको। तो पता चला अगले दिन, तो टीवी में देखा तो पता चला उनका इंतकाल हो गया। तो फिर मैं और सफ़ा मरवा उनके घर गए थे जनाजे पे, और उस दिन से हम समझ लें कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे ऐसे रोडों पे हैं, धक्के खा रहे हैं कि चलो अपने लिए नहीं, बच्चियों के हक़ के लिए आज खड़ी हूँ। अभी आप क्या मुतालबात चाह रही हैं, क्या मामलात आपके साथ होने चाहिए जो सफ़ा और मरवा की ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाए और आपकी? जी, मैं वज़ीर आला से अपील करना चाहती हूँ कि हमारा भी हक़ बनता है, मेरी बच्चियों का ख़ास तौर पे, मेरा नहीं, क्योंकि डिवोर्स के बाद मेरा हक़ बिल्कुल नहीं है कि आज हम इधर वज़ीर आला हाउस के पास खड़े हैं, हमारी एप्लीकेशन कोई भी नहीं सुन रहा, और मैं काफ़ी इधर खड़ी रहूँगी जब तक हमारी आवाज़ किसी अदारे तक नहीं पहुँचेगी। हम मीडिया में भी खड़े रहेंगे उतनी देर तक कि इन बच्चियों का हक़ दिलवाया जाए। देखिए, बच्चों की कफ़ालत के लिए कुछ खर्चा, उनकी स्टडी का खर्चा, उनके रहने के लिए छत भी चाहिए। अब रोज़ किसी के घर, कभी किसी के घर तो नहीं रह सकते हम। तो अब ये है कि जो प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस है तारिक डैडी का, उसमें भी हिस्सा दिलवाया जाए क्योंकि ये बच्चे हकदार हैं। हम उनको कही जा रहे हैं, वो गार्ड हमें रोकी जा रहे हैं। ये भी तारिक डैडी साहब की ही बेटी हैं, सफ़ा मरवा। इसी जगह पे सोनू को हिस्सा मिला है 50 लाख का। क्या सफ़ा मरवा उनमें शामिल नहीं थी? देखें, उसको जॉब भी मिल गई। क्या सफ़ा मरवा का हक़ नहीं था उसमें? इनका हक़ बनता है। मैं वज़ीर आला से यही एप्लीकेशन दोबारा दे रही हूँ सफ़ा मरवा के लिए। आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि आप इन बच्चियों से तो प्यार करती हैं, लेकिन सोनू जब आपके पास था बचपन में तो आप उसका गला दबाया करती थी, उसे मारने की कोशिश किया करती थी, तो ऐसा कोई मामला था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोनू मेरे पास छोटा होता मेरे पास ही रहता था, मुझे मामा कहता था। माँ माँ ही होती है, जैसी मर्ज़ी हो, ठीक है। मैंने कभी उसे सतीलापन नहीं किया और ना ही मुझे ज़रूरत है, आज भी नहीं करूँगी। नाज़रीन, मेरे ही इंटरव्यू में तारिक डैडी साहब के जो भाई हैं शहबाज, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि आप उनके फ़ादर के साथ भी सही रवैया नहीं रखती थी और देन उसके बाद सोनू के साथ भी, और इवन जो तारिक डैडी साहब के भाई थे शहबाज, वो तो उस घर में रहा ही नहीं करते थे। वो कह रहे थे कि जब इनकी लड़ाई मामला शुरू हुआ तो मैं तो उस घर से ही चला गया था। तो किस तरह के अब इल्ज़ामात हैं, क्या माजरा है, वो वाला क्या माजरा है? देखें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। दरअसल शहबाज मुझे बहुत तंग करता था। अंकल को ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला ने देने वाले हैं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ग्रेट आदमी थे। वो मुझे तंग नहीं करते थे और ना ही मुझे कभी कहते थे। मैं खुद उनको हर चीज़ देती थी, अपने हाथ से देती थी। अंकल चाय पी लें, अंकल खाना खा लें, कपड़े इस्त्री करके देती थी। उनसे मेरा कोई गिला न शिकवा, क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका। अब तो मिट्टी उठाने वाले भी गुनाहगार होते हैं जो पीछे से बैग में उठाएं, ठीक है। मैं अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, मेरे वालिद साहब के बराबर हैं।
क्योंकि वो बेशक उम्र में बड़े ज़रूर हैं मेरे वालिद साहब के, मैंने अपने वालिद की भी खिदमत करती हूँ आज भी, तो उनकी भी करती थी वैसे ही। एक इल्ज़ाम ये भी है कि तारिक टैडी साहब जो हैं वो आपकी टेंशन की वजह से डेथ हुई है उनकी, आपकी वजह से वो डिप्रेशन में थे और बाकायदा उनकी टिल एंड डेथ तक आप उनके साथ सही रवैया नहीं रखती थी। देखें, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे, वो मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, मेरी बच्चियों के बाप भी थे, क्योंकि रिश्ता टूट गया है, वो शबाज़ की वजह से टूटा था और मैंने उनको कोई टेंशन नहीं दी। अब अगर ऐसी बातें करें, क्या इसके घर या इसके कोई ख़ानदान में इंतकाल करेगा वो मेरी वजह से मरेगा? वो तो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला देने वाला है। मेरी वजह से तारिक टैडी का इंतकाल नहीं हुआ, क्योंकि वो लीवर के मसले में बीमार थे और ना ही मैंने कभी टेंशन दी। मेरी तो बात ही नहीं होती थी, बच्चियाँ बात डेली करती थी और जिधर कहते थे उधर मिलते थे। वो रोडों पे कहें, घर में कहें, मैं बाहर खड़ी होती थी, बच्चियाँ ज़रूर मिलती थी उनसे। मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी कहा है कि आप बाहर खड़ी होती थी और बच्चियाँ ज़रूर मिलती थी। शहबाज ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि आप डाइवोर्स के काफ़ी अरसा बाद भी उनके घर में जाके रहा करती थी जब तारिक साहब घर में मौजूद नहीं होते, तो ये क्या माजरा है? वो झूठ बोल रहा है, उसको झूठ बोलने की आदत है। इंसान खुद अपना करैक्टर देखे ना, अपने गिरेबान झांक के देखे। मेरा करैक्टर पे उंगली उठाता है, पहले अपना गिरेबान ज़रूर देखे वो। बहरहाल ये तो इल्ज़ामात अब आप वो तो आप लगाएगा इल्ज़ाम, बच्चियों का हक लेना है। इस वजह से तारिक टैडी साहब का इंतकाल अल्लाह की तरफ से हुआ, किसी के कहने पे नहीं इंतकाल हुआ। अब मुझे खिलाफ आप मौत हो जाए, मैं मर जाऊंगी इसी टाइम, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का कोई इरादा है? देखें, मैं इस टाइम पहले तो मैं चुप थी, उधर मीडिया भी इसने ही हमारी तरफ खड़ा किया है और मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं की। अगर ये हमें इज्जत से हिस्सा दे देंगे बच्चों का, ठीक है। बच्चियाँ मैंने इनको नहीं देनी, ये वही बच्चियाँ जो तारिक टैडी साहब को मिलने के लिए तरसती थी। अच्छा मरवा और सफ़ा, आप लोगों को बाबा की याद आती है? आती है। तो बाबा से मिले थे आप, क्या कहा बाबा ने? इन्होंने मिलने नहीं दिया, किन्होंने नहीं मिलने दिया? ये हमारे चाचुओं ने। अच्छा, तो वैसे बात होती थी बाबा से? यस, किस तरह मिलने आते थे कि फ़ोन पे बात होती थी? फ़ोन पे बात होती थी, कभी मिलने भी आते थे। अच्छा, तारिक टैडी साहब की डेथ के बाद अब आपकी मज़ीद क्या मुतालबा? मैम आपको अंदर से कॉल आई है, ये प्यारे भाई कॉल आई है अंदर से। कौन है? शायद कॉल आई है अभी हमें इंटरव्यू के दौरान, वज़ीर आला हाउस की जानिब से कॉल आई है। बहरहाल मज़ीद कोशिश करेंगे कि ये अगर इंटरव्यू हम इसको आगे से मज़ीद कंटिन्यू रख सकें कि जब मैम बाहर आएंगी फिर क्या मामला हुए, क्या बात हुई है अंदर, वो भी जानेंगे। जी नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले दौरान इंटरव्यू इन्हें अंदर से कॉल आती है कि आपको वज़ीर आला साहब अंदर बुला रहे हैं। हमने भी इनको दौरान इंटरव्यू भेज दिया कि आप जाएँ अंदर, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये आके कुछ और दास्तान सुना रही, वो इन्हीं की ज़ुबानें पूछते हैं। मैम बताइएगा कि कहाँ पे आपको अभी अंदर बुलाया गया था, क्या माजरा था? देखिए, वो सरी कह रही है कि आप अभी अंदर नहीं जा सकती, तो आप किसी और हुक्मरानों से कहें। प्लीज़, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ हाँ इन बच्चियों का हक दिलवाएं। यानी आपको अभी अंदर बुला के ये कहा गया कि यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप कहीं और जाएँ? बिल्कुल ऐसे ही है, किसी और जगह जाएं। और हम यहाँ बड़ी उम्मीद से हम इधर खड़े हैं कि वज़ीर आला तक हमारी भी बात सुनी जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं बज़ाते खुद बड़ा खुश हो गया था कि हमारे इंटरव्यू, ये पहला इंटरव्यू था इनका वज़ीर आला हाउस के बाहर, और पहले ही इंटरव्यू के ऊपर इतनी जल्दी अमल दरामद हुआ है और अंदर से फ़ौरन कॉल आ गई है। लेकिन अभी मैम बता रही हैं कि कॉल के अंदर जब उनको बुलाया गया अंदर, उनको कहा गया कि यहाँ पर आपकी किसी किस्म की सुनवाई नहीं होनी, आप बाकी जाके इदारों के दरवाजे खटखटाएँ। सफ़ा और मरवा और उनकी जो वालदा हैं वो वज़ीर आला हाउस के बाहर इस टाइम खड़ी हैं, अपील लेके, मुतालबात लेके। उम्मीद है कि अगर ये इंटरव्यू आला अफसरान तक पहुँचेगा तो वो इनकी आवाज़ भी बन सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।